गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में सिट्रिक एसिड के बारे में डिस्कशन किया था और लास्ट में हमने सिट्रिक एसिड के उपयोग देखे, जिनका उपयोग हम मिठाई और पेय पदार्थ के निर्माण में, उनको संरक्षित करने में और कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण में, रंगाई छपाई में, मैग्नीशियम सिट्रेट को हम कब्ज में कॉन्स्टिपेशन में यूज में लेते हैं, फेरिक अमोनियम सिट्रेट को हम एनीमिया डिजीज में काम में लेते हैं और बेनेडिक्ट विलियन के निर्माण में भी इनका यूज होता है। तो अलग अलग यूज हमने सिट्रिक अम्ल के देखे। उसके बाद हमने शुरू किया था अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल, यानी कि असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल हमने स्टार्ट किए थे। असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल ठीक है, और ये क्या होते हैं? एल्कीन या एल्काइन के कार्बोक्सिलिक व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी एल्काइन के या एल्कीन के एक H का प्रतिस्थापन किससे कर दें? COOH से कर दें तो बन जाएंगे अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल। ठीक है, ऐसे ही देखो, इसका नाम हो जाएगा क्रोटोनिक अम्ल। और देखिए, ये है, इसे हम बोलते हैं क्रोटोनिक अम्ल और ये है एक्रिलिक अम्ल। हमने इनके निर्माण की दो विधियां देखी। सबसे पहले हमने एक्रिएल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से टोलिन अभिकर्मक से ऑक्सीकरण कराया एक्रिएल्डिहाइड का, तो हमें मिला उससे एक्रिलिक अम्ल। ठीक है, और प्रोटोन एल्डिहाइड का कराएंगे ऑक्सीकरण टोलिन अभिकर्मक से, तो हमें मिल जाएगा क्रोटोनिक अम्ल। इसके बाद हमने अगली रिएक्शन देखी थी बीटा क्लोरो
बीटा क्लोरो अम्ल की रिएक्शन कराई थी हमने बेस से। वो बेस क्या करता है, इसका वी हाइड्रो हैलोजनीकरण करके इसको अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। तो बीटा हैलो एसिड से और अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से हमने इनको निर्मित किया था। आज की क्लास में हम इससे आगे इनका निर्माण करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने ये एग्जाम्पल लिया था अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड का, जिसे हम बोलते हैं एक्रिलेट्डिहाइड। इसका कराया हमने ऑक्सीकरण Ag2O टोलियन विकर्मक से, जो कि एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं, एसिड। तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O एक्रिलिक अम्ल। तो ऐसे हमने एक्रिलेट्डिहाइड के टोलियन विकर्मक से ऑक्सीकरण द्वारा एक्रिलिक अम्ल का निर्माण किया। अब देखिए अगली रिएक्शन में हम बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल से क्या बनाएंगे, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनाएंगे। तो अगली रिएक्शन लिखिए नंबर 3 पे, हाइड्रोक्सी अम्लों से, इससे हाइड्रोक्सी अम्लों से देखो, जब हम बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल का निर्जलीकरण करते हैं, इस तरीके से हमने लिया ये बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल, ये अल्फा, ये बीटा। तो जब इसका निर्जलीकरण होगा बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल का, उसको हम गर्म करेंगे। गर्म करने पर क्या होगा, यहां से ये वाटर बाहर निकलेगा, निर्जलीकरण हो जाएगा और ये अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल में प्राप्त होगा। तो इसका नेम है 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। इसके निर्जलीकरण से हमें क्या मिल गया, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल, जिसका नेम है प्रोपेनोइक अम्ल। तो देखिए गर्म करने पर बीटा हाइड्रोक्सी अम्लों का निर्जलीकरण हो जाता है
और अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनते हैं और अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनते हैं। ये रिएक्शन नोट कर लीजिए। अगली रिएक्शन देखते हैं अल्फा बीटा संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की। वो है एसिटिलीन से। नंबर 4 पे किससे? एसिटिलीन से बनाएंगे। देखो ये एसिटिलीन है, जब इस पे कराएंगे HCN का योग तो योगात्मक अभिक्रिया होगी और उत्पाद क्या बनेगा? देखिए उत्पाद बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, एक H यहाँ जोड़ देंगे, CN यहाँ जोड़ देंगे। अब आपको पता है साइनाइड के अम्लीय जल अपघटन से ये H3O प्लस साइनाइड का हमने निरूपण कराया, तो आपको पता है साइनाइड के अम्लीय जल अपघटन से साइनाइड ग्रुप COOH ग्रुप में बदल जाता है। तो अब कराएंगे इसका अम्लीय जल अपघटन और हमें क्या मिल जाएगा? ये प्रोपेनॉइक अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल में मिल जाएगा साइनाइड के अम्लीय जल अपघटन। ठीक है, तो लिखिए रिएक्शन एसिटिलीन से कैसे बनाएंगे? देखो एसिटिलीन से HCN का योग कराने पर वाइनिल साइनाइड बनाकर वाइनिल साइनाइड बनता है। वाइनिल साइनाइड बनता है जो जल अपघटन करने पर असंतृप्त अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये वाइनिल साइनाइड बन गया। क्या नाम है इसका? वाइनिल साइनाइड। CH2 डबल बॉन्ड CH बोलते हैं वाइनिल ग्रुप, और जुड़ गया साइनाइड, क्या बन जाएगा? वाइनिल साइनाइड। जो जल अपघटन पे क्या दे देगा? प्रोपिनोइक अम्ल। क्या बन गया? एसिटिलीन से प्रोपिनोइक अम्ल।
अब देखिए लास्ट रिएक्शन देखते हैं जिन्हें आप पहले ही पढ़ चुके हैं, वो है विल्मार्ट की नोवेनिजर और पर्किन रिएक्शन। दो रिएक्शन जो आप पढ़ चुके हैं 5th नंबर पे, नोवेनिजर अभिक्रिया, ये आप एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ चुके हैं और पर्किन अभिक्रिया से बनाते हैं। तो नोवेनिजर अभिक्रिया 5th नंबर पर, और अगली कौन सी है, पर्किन। इन दोनों रिएक्शन से भी हम बना सकते हैं। इन दोनों रिएक्शनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले एल्डिहाइड कीटोन में, तो आप वहां से इन दोनों रिएक्शन को कर लेना। दोनों की मैकेनिज्म मैंने करवा रखी है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक रिएक्शन करके बता रहा हूँ। पर्किन रिएक्शन आप वहां से देख लेना चाहिए क्योंकि सेम है। तो देखो नोवेनिजर अभिक्रिया में क्या होता है, कोई भी कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड या कीटोन जब भी रिएक्शन करता है किसी सक्रिय मेथिलीन समूह युक्त यौगिक के साथ, तो ये मैलोनिक एस्टर करेगा रिएक्शन किसके साथ, एसिटाल्डिहाइड के साथ। ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड। और ये सक्रिय मेथिलीन क्यों है, इसके दोनों साइड दो कार्बोनिल ग्रुप जुड़ रहे हैं, इसलिए ये सक्रिय मेथिलीन समूह है, अम्लीय है। तो जब ये रिएक्शन होगी मैलोनिक एस्टर से, इसका नाम है मैलोनिक एस्टर, ठीक है। तो इस मैलोनिक एस्टर को मैं ऐसे लिखता हूं, देखो ये जो हाइड्रोजन्स हैं इनको मैं ऐसे लिखता हूं CH2। ये रिएक्शन होगी पिरीडीन क्षार की उपस्थिति में, ठीक है। तो जब रिएक्शन होगी तो यहां से ये वाटर बाहर निकलेगा और ये असंतृप्त एस्टर हमें प्राप्त होगा CH3CH डबल बॉन्ड C, इधर COO2H5, इधर भी COO2H5, ये हो गया। अब देखिए आगे क्या होगा, ये बन गया अल्फा बीटा संतृप्त एस्टर। इस एस्टर का कराएंगे हम जल अपवर्टन। आपको पता है एस्टर के जल अपवर्टन से क्या बनते हैं, एस्टर जो है एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, C2H5 वाटर से OH लेके C2H5 OH के रूप में बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर OH तो ले लेगा C2H5, क्या बना देगा C2H5 OH में बाहर निकल गया, और H प्लस यहाँ जुड़ जाएगा, इससे क्या बन जाएगा COOH। ऐसे यहाँ भी C2H5 OH बाहर हो जाएगा, H आ जाएगा, तो ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बाहर क्या निकल जाएंगे, दो C2H5 OH बाहर निकल जाएंगे, हमें क्या मिल जाएगा, ये डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल COOH प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, -2 C2H5OH। जल अपवर्तन कराने पर दो एथिल एल्कोहल के अणु बाहर निकल जाएंगे और हमें ये मिलेगा डाइकार्बोक्सिल। इसको जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर यहाँ से ये CO2 बाहर हो जाएगी, तो CO2 बाहर हो जाएगी, हमें मिल जाएगा ये प्रोटॉनिक अम्ल। इस तरीके से क्या मिल जाएगा, प्रोटॉनिक अम्ल। ये है नोवेनिजर अभिक्रिया। तो ये बन गया हमारा अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल। क्या बन गया, अल्फा बीटा असंतृप्त। तो लिखिए पिरीडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, पिरीडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में मैलोनिक एस्टर एवं एसिड एल्डिहाइड का
संघनन करवाकर बने हुए उत्पाद का यानी किसका, बने हुए उत्पाद का जल अपघटन करा दें, जल अपघटन किया जाए तो हमें अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल प्राप्त होते हैं। तो हमें अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोवेनिजर अभिक्रिया से अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनाएंगे। आप ये रिएक्शन लिख लीजिए। तो ऐसे हम इनका निर्माण करते हैं। परकिन अभिक्रिया में आपको पता है कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड अल्फा हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बना देगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप पहले पढ़ चुके हैं एल्डिहाइड कीटोन से, तो वहां पर भी अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनता है, तो उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो परकिन रिएक्शन कहाँ से लिखेंगे आप, परकिन रिएक्शन बनाने की विधि कहाँ से, यूनिट नंबर 2। कौन सी यूनिट नंबर हमारी थी 3 थी, एल्डिहाइड कीटोन में करा रखी है, वहां से आप इसको लिखेगा। सेम रिएक्शन है, एक रिएक्शन मैंने बता दिया आपको, लोवेनिजर पहले भी करा रखी थी, दोबारा करा दी। अब परकिन आपको करना वहां से एल्डिहाइड कीटोन में करा रखी है। ठीक है, तो वो रिएक्शन यहाँ पर लिख देना। तो परकिन अभिक्रिया से और लोवेनिजर अभिक्रिया, दोनों अभिक्रिया से हम अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इनके रासायनिक अभिक्रियाओं पर। ठीक है, इसमें जाते हैं इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इनकी योगात्मक अभिक्रियाएं। क्या देखेंगे, इनकी योगात्मक अभिक्रियाएं।
सबसे पहले देखते हैं इनकी कौन सी अभिक्रियाएं, योगात्मक अभिक्रियाएं। तो लिखिए, इनमें एक असंतृप्त और एक कार्बोक्सिलिक समूह विद्यमान है। इनमें एक असंतृप्त और एक कार्बोक्सिलिक समूह विद्यमान है। अतः ये दोनों की अभिक्रियाओं के साथ साथ कुछ विशिष्ट अभिक्रियाएं भी संपन्न करते हैं। इसमें नंबर 1 पर है योगात्मक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, इनमें क्या होता है, डबल बॉन्ड और कार्बोक्सिलिक समूह इसमें होते हैं, संयुग्मन में होते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये कार्बोक्सिलिक समूह और ये डबल बॉन्ड इसमें है, संयुग्मन में है। इससे क्या होगा कि इनमें जो योगात्मक अभिक्रियाएं होंगी उनके प्रति एक कम क्रियाशील होंगे और जो इनमें योग होगा वो मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये ग्रुप यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा धनावेश, यहाँ पे आएगा ऋणावेश। जब धनावेश आएगा यानी कि जहां धनावेश आएगा, मान लीजिए मैंने इसकी रिएक्शन कराई वाटर से या HBr से, तो Hp प्लस OH माइनस। तो जब इलेक्ट्रॉन जब इस ओर जा रहे हैं कार्बन समूह की ओर, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ आएगा धनावेश, यहाँ आएगा ऋणावेश। इससे जुड़ेगा, यहाँ धनावेश आते ही इस पे जुड़ेगा क्या, OH, और यहाँ आएगा ऋणावेश, से कौन जुड़ेगा, H। तो H कहाँ जुड़ रहा है, जहाँ ऋणावेश आएगा, तो H कहाँ जुड़ रहा है, जहाँ H कम है। H कहाँ जुड़ रहा है, जहाँ H कम है, और OH कहाँ जुड़ रहा है, जहाँ H ज्यादा है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से एंटी मार्कोनिकॉफ योग हो गया। तो देखो, क्योंकि कार्बोनिक समूह इससे अधिक विद्युत नहीं होता है डबल बॉन्ड से, तो यहाँ आएगा धनावेश, यहाँ आएगा ऋणावेश। देखो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इस CH2 कौन जुड़ेगा, OH, क्या बन जाएगा, CH2OH। यहाँ जुड़ेगा H, क्या बन जाएगा, CH2, और ये CH2। तो कैसा योग हुआ, H कहाँ जुड़ा, जहाँ H कम है, OH कहाँ जुड़ा, जहाँ H ज्यादा है। तो कैसा योग हुआ, ये एंटी मार्कोनिकॉफ। तो मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत योग होगा, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया है, एंटी मार्कोनिकॉफ योग होगा यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ जुड़ेगा H, यहाँ जुड़ेगा Br, क्या बन जाएगा, CH2Br, CH2COO। ठीक है, तो ऐसे ये रिएक्शन संपन्न होगी। तो लिखिए अल्फा बीटा असंतृप्त अम्लों में, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्लों में कार्बन कार्बन द्विबंध के संयुग्मन में
संयुग्मन में कार्बोनिल समूह होने के कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं कम तीव्रता से संपन्न होती हैं और इनमें मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत योग होता है। मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत योग होता है। ठीक है, H कहाँ जुड़ रहा है? जहाँ H कम है OH कहाँ जुड़ रहा है? जहाँ H ज्यादा है। तो मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत योग हो रहा है। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन लिख लीजिए आप। वाटर से और HBr से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन स्नेही पहले योग कर रहा है, तो इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। उतारो। ठीक है, तो इस तरीके से ये मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत योग करते हैं। एक लाइन लिखिए, योगात्मक अभिक्रिया संयुग्मित डाइनों के 1,4 योग की भांति संपन्न होती है। 1,4 योग की भांति संपन्न होती है। ठीक है, तो 1,4 एडिशन रिएक्शन होती है एक तरीके की, क्लियर है। और इस तरीके से मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत ये रिएक्शन संपन्न होगी। अब देखिए अगली क्लास में हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड, द्विबंध का विस्थापन, और इनसे हम क्या बनाएंगे, चक्रीय एस्टर, जिन्हें हम बोलते हैं चक्रीय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में द्विबंध का विस्थापन और इलेक्ट्रॉन का निर्माण। आज की क्लास में हमने सबसे पहले इनके निर्माण की विधियां देखी, और सबसे पहले हमने बीटा हाइड्रोक्सी अम्लों के विलोपन से इनका निर्माण किया, और फिर लास्ट में नोबिलिजन अभिक्रिया से इनका निर्माण किया। इससे आगे के रिएक्शन हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है।